हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर का दूसरी क्लास है। माय नेम इज़ हिमांशु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, DPVS कॉलेज अनूप शहर। आज इस क्लास में हम BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है किस प्रकार से, कितनी यूनिट उसमें आती हैं, किस प्रकार से उसमें यूनिटों में टॉपिक्स दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में BA और BSc के स्टूडेंट्स इस पेपर को पढ़ते हैं। इस पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये हमारे BA और BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा, मेरा इंट्रोडक्शन है ये। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ DPVS कॉलेज अनूप शहर में। आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नई चीज़ें हैं, इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो BA और BSc की जो क्लासेस होती हैं उसमें यह पेपर, इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के होते हैं और 25 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम के होते हैं। तो ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है नंबर के बिहाफ पर। एक 75% जो यूनिवर्सिटी कराती है आपका एग्ज़ाम और 25% जो कॉलेज में ही इंटरनल एग्ज़ाम के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। आइए बढ़ते हैं पहली यूनिट की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर कोड है, ये हमारा पेपर कोड ऊपर दिया गया है A0801001T। ये हमारा पेपर कोड है और हमारी पहली जो यूनिट है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यानी बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट्स न्यू होते हैं उनको समझाने के लिए कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पहली यूनिट में देखते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होता है इसमें मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और इसके महत्व क्या हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान विश्व में चूँकि हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के युग में रह रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का महत्व उसी प्रकार से बढ़ता चला गया है और अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्थाएं अपने देश में आर्थिक समृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी को बढ़ाने में और अपने देश के विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाने में काम कर रही हैं। और इन सभी चीज़ों का जो बेस होता है वो इकोनॉमिक्स होता है, तो इसलिए अर्थशास्त्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले टॉपिक में हम इन्हीं चीज़ों का देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र के महत्व हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं को परिभाषित करते हैं। एडम स्मिथ अलग तरह की परिभाषा बताते हैं, J.M. कीन्स अलग प्रकार की परिभाषा को बताते हैं। इस प्रकार से सभी की परिभाषाएं अलग अलग। कोई धन का विज्ञान कहता है, कोई कहता है कि इससे समाज का कल्याण के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। कोई अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषाएं दी गई हैं और इस टॉपिक में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम सामान्य रूप से यह देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र है तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, इन दोनों के मध्य क्या अंतर होते हैं, इनमें क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं,
इनको क्यों अलग अलग किया गया, कब अलग किया गया, क्यों एक अलग अलग रूप में इसको पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से देखा जाए, यदि किसी एक व्यक्ति की इनकम को देखना है, एक व्यक्ति के बिहेवियर को देखना है, एक व्यक्ति के कंज्यूमर बिहेवियर को यदि हमें देखना है, तो उसे हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यदि पूरे देश के लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर को देखना है, तो चूंकि वो एक छोटा पार्ट हो गया एक व्यक्ति का, तो उससे माइक्रो पार्ट हो गया, तो इसीलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने रखा। और चूंकि पूरे देश की बात हो रही है, तो पूरे देश की बात को हम कहते हैं मैक्रो, बृहद, तो इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। तो इसमें नेशनल इनकम हो गया आपका, जीडीपी के कॉन्सेप्ट हो गए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम हो ही गया हमारा, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन सभी टॉपिक्स को हम इसमें देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला टॉपिक है स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कैरसिटी क्या होती है? हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए हमें उन संसाधनों का जो आवंटन है किस प्रकार से करना है, एक अर्थव्यवस्था को उन संसाधनों को किस प्रकार से यूटिलाइज करते हुए चलना है, उस अवस्था को हम स्कैरसिटी के अंतर्गत लाते हैं। अर्थात जो हमारी पृथ्वी पर जितने संसाधन दिए गए हैं वो स्कैर हैं, वो दुर्लभ हैं, और उन दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में यूज करें, अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से किस तरीके से उसका आवंटन करें, उन सभी चीज़ों को हम स्कैरसिटी के अंतर्गत और चॉइस के अंतर्गत रखते हैं कि हमारे क्या क्या चुनाव हो सकते हैं, उस चुनाव में हमारी जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या होगी, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे हम कोई उत्पादन कर रहे हैं, उससे पर्यावरण का यदि नुकसान हो रहा है, तो हमें देखना है कि पर्यावरण का नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। यदि नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो उस जो वस्तु का हमने निर्माण किया है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं कहलाएगी। तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी के आधार पर अलग अलग वस्तुओं के लिए निकालते हैं कि उनकी अवसर लागत क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, यानी आर्थिक प्रणाली के बारे में। आर्थिक प्रणाली के बारे में क्या क्या है? आर्थिक प्रणाली हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों को अपनाती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा कि जो आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पूंजीवादी, दूसरी होती है साम्यवादी, और थर्ड जो होती है वो होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है कि वो आर्थिक प्रणाली किस प्रकार से हमारे आर्थिक सिस्टम को संचालित करती हैं, प्रभावित करती हैं, और उसके अंतर्गत किस किस तरीके के संसाधनों के आवंटन होते हैं, कहाँ पर गरीबी और इन चीज़ों को देखा जाता है, कहाँ पर समानता इक्वालिटी को देखा जाता है, और कहाँ और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक प्रणाली होती है, यहाँ पर दोनों सिस्टम को हम एक साथ देखते हैं। जैसे भारत में आर्थिक प्रणाली को हमने देखा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट का पूरा। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नाम है हमारा
डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है इसमें है मीनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड का अर्थ क्या होता है, सप्लाई का क्या अर्थ होता है। तो हम जानते हैं डिमांड जो होती है किसी वस्तु की मांग, उसकी कीमत से निर्धारित होती है, उसकी कीमत से प्रभावित होती है, कीमत, आय और रुचि आदि चीज़ों से प्रभावित होती है। तो हमें देखना है कि मांग क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मांग का जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो कैसा होता है। ये हमने बना दिया, यहाँ पर डाउन स्लोपिंग होता है, डाउन स्लोप होता है इसको हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। और जो सप्लाई कर्व होता है वो किन किन चीज़ों पर आधारित होता है, किन चीज़ों से प्रभावित होता है, और इसका जो स्लोप होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ इसका स्लोप होता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस को और यहाँ पर गुड्स क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा को, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जीरो है। तो ये हो गया हमारा डिमांड एंड सप्लाई। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई के नियम। ये नियम होते हैं किस प्रकार से मांग काम करती है, मांग के अंतर्गत किस प्रकार से जो वस्तु की कीमत है मांग को प्रभावित करती है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो मांग ज़्यादा होगी, कम होगी, और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और ये मांग के नियम के अंतर्गत आता है, और ये इसके अपवाद भी हम देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। उसी प्रकार से हम सप्लाई यानी पूर्ति के नियम को भी देखते हैं कि यदि कीमत बढ़ जाए तो उसकी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि उसकी कीमत कम हो जाए तो उसकी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। थर्ड टॉपिक में हम देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार का संतुलन। बाजार का संतुलन का अर्थ होता है कि किन अवस्थाओं में हम किसी वस्तु के जो मांग है, पूर्ति हैं, दोनों बराबर अवस्था में है, यानी विक्रय की अवस्था में है, किस अवस्था में मांग और पूर्ति बराबर होगी। तो बाजार का जो इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं, उस अवस्था में हम बाजार के संतुलन की अवस्था को दर्शाते हैं। ये जो दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, इसी को हम इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये किस प्रकार से इस्टेब्लिश होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी, जिसको हम लोच कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी लोच के बारे में हम देखेंगे कि क्या होती है कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच किस प्रकार से होती है, इसमें किस किस प्रकार के आयाम होते हैं। हम जानते हैं कि 3 प्रकार की लोच होती है। प्राइस लोच कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें लोचदार, परफेक्ट इन इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इस प्रकार से हम पांचों लोच के बारे में देखते हैं। उसकी ईपी का इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। Q, और ये माइनस में होता है। तो इस प्रकार से हम ईपी को देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का फॉर्मेशन क्या होता है, और किस प्रकार से हम किसी एक कर्व में अलग अलग इलास्टिसिटी को देखते हैं। ये कर्व है, यहाँ पर बीच में ईपी = 0 होगा, और इस तरीके से हम अलग अलग इलास्टिसिटी को देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी थर्ड यूनिट, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंतर्गत 4-5 टॉपिक आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है यूटिलिटी के बारे में है, अर्थात उपयोगिता क्या होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता और संख्यावाचक उपयोगिता, इन दोनों के बारे में हम इसके अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
यानी सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम के बारे में देखते हैं। किस प्रकार से जब हम उपयोगिता को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो किस प्रकार से कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बजट कंस्ट्रेंट, यानी बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बजट रेखा कि जो हमारे पास किसी वस्तु को परचेज करने के लिए जितना पैसा होता है वो हमारी बजट रेखा कहलाती है। उसके बाहर हम किसी भी वस्तु को परचेज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हम किसी वस्तु को परचेज कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में बनाया गया है कि जो पॉइंट ए और बी और सी हैं, ए सी और बी हैं, ए बी सी, इन पॉइंट्स को हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन डी और ई पॉइंट को हम परचेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारी बजट रेखा से बाहर है। थर्ड हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फोर्थ, इसको कहते हैं इंडिफरेंट कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है इसे हम जानते हैं नॉर्मली अनधिमान वक्र के नाम से। इंडिफरेंस कर्व जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर किसी भी उपभोक्ता को उच्चतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जिसमें मान लीजिए एक x वस्तु है और एक y वस्तु है, दोनों वस्तुओं के उपभोग को यह कर्व दिखा रहा है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है, जिसमें उस उपभोक्ता को उच्चतम संतुष्टि प्राप्त होती है प्रत्येक बिंदु पर। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। और इसी के साथ साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि कहाँ पर वह जो कंज्यूमर होता है वह संतुलन की अवस्था में होगा। नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत। उत्पादन में हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो हम दोनों को इसके अंतर्गत देखते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन, जिसको हम टीपी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से हम ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें हम अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की इसमें किस प्रकार से जो उत्पादन हम करते हैं, तो जैसे जैसे हम श्रम की संख्या को बढ़ाते जाते हैं उत्पादन किस प्रकार से बढ़ रहा है और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर उत्पादन कम होना स्टार्ट हो जाता है और उस अवस्था के बाद उत्पादन धीरे धीरे एक उच्चतम अवस्था के बाद फिर घटने लगता है। तो ये जो स्थिति है इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइसोक्वांट एंड रिटर्न टू स्केल, इसके अंतर्गत हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत इसको हम देखते हैं। आइसोक्वांट क्या होते हैं, रिटर्न टू स्केल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिटर्न टू स्केल होते हैं। तो वर्धमान पैमाने के प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल, इस प्रकार से हम पैमाने के प्रतिफल को देखते हैं, रिटर्न टू स्केल को देखते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इन तीनों रिटर्न टू स्केल को हम देखते हैं। आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन, आइसोक्वांट कर्व एंड आइसोकॉस्ट लाइन के माध्यम से इसे हम देखते हैं। तो ये हमारा जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसमें ये आइसोकॉस्ट लाइन होती है और ये आइसोक्वांट कर्व होता है, जिसमें यहाँ पर श्रम यानी लेबर और यहाँ पर कैपिटल होता है, लेबर एंड कैपिटल होता है। तो दोनों के हम यह श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा से जो एक कॉम्बिनेशन बनता है और उससे जो उत्पादन होता है उसी रेखा को हम आइसोक्वांट कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत आइसोक्वांट कर्व, आइसोकॉस्ट लाइन, रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है टोटल कॉस्ट, क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, विभिन्न प्रकार की जो लागतें होती हैं वो कैसे कैसे इकोनॉमिक्स में देखते हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। उन सारी कॉस्ट को हम इसके अंतर्गत देखेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी 5th यूनिट है, जिसमें हम इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ये मार्केट का टॉपिक है, मार्केट में किस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता के जो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है। प्राइस टेकर फर्म क्या होती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है,
एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी जो बाज़ार में जो फर्म हैं जो उत्पादन कर रही हैं, उन फर्मों का किस प्रकार से बाज़ार में संतुलन है, किस प्रकार से वह प्राइस यानी कीमत का निर्धारण कर रही हैं, और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में किस प्रकार से उनकी एंट्री और एग्जिट होती है। यानी किसी को हानि होगी, किसी को लाभ होगा, जिसको लाभ होगा वो और सारी फर्में आएंगी, जिनको हानि होगी वो फर्म एग्जिट कर जाएंगी। तो ये हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा ऐसे बाज़ार होता है और इसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं को, संतुलन को डिस्कस करते हैं, जिसका चित्र इस प्रकार से बनता है, जिसको हम AR/MR = P होता है। और ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया AC, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और यहाँ पर हमारी संतुलन की अवस्था हो गई, और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है किस प्रकार से होता है, मार्केट को किस तरीके से दर्शाता है। नेक्स्ट यूनिट हमारी इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत आता है मीनिंग ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार बाजार इसके अंतर्गत आता है जिसमें जो विक्रेता की संख्या एक होती है, क्रेताओं की संख्या अनेक होती है, अधिक होती है, तो उस बाजार को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की है स्थिति है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, यानी दोनों बाज़ारों के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, उन अंतर को भी हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के बारे में देखते हैं। तो ये 7 यूनिट है। इसमें मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो की थ्योरी है इसमें, थ्योरी ऑफ वेज, रिकार्डो एंड एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ एंड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। लगान का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ वेज, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ब्याज का और लाभ का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को हम वितरण के अंतर्गत देखते हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो वितरण हुआ है, उस वितरण के आधार पर हम जो वेज है, जो प्रॉफिट है और जो रेंट है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। जो हमारी लास्ट यूनिट है, इस लास्ट यूनिट का नाम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, परेटो ऑप्टिमैलिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे 4 मेन टॉपिक इसके अंतर्गत हैं कि आखिर ये वेलफेयर यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी अर्थ क्या होते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके अलग अलग अर्थशास्त्रियों के मत क्या क्या हैं। इन चीज़ों को हम पहले इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। दूसरे में देखते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया जाता है। जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की चर्चा होती है कि किस प्रकार से एक अर्थशास्त्र ऐसा हो जाता है जहाँ पर हम धन की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को की गणनाएँ कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख रहे हैं। और दूसरा हो जाता है कि नॉर्मेटिव, कि यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस को छोड़कर हम कल्याण की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। तो इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसके अंतर्गत आती हैं। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एक कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की स्थिति को यदि हमें बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे व्यक्ति की स्थिति को हम खराब करेंगे, और यह स्थिति पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की स्थिति होती है। यानी एक व्यक्ति को हम अगर अच्छी स्थिति में लाएंगे तो दूसरे व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाएगी। ये हमारी पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की स्थिति है। फिर इसमें अलग अलग प्रकार से हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमैलिटी क्या होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्या क्या महत्व होता है, क्यों इस अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो ये हमारे BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो पेपर था, इसकी हमने 8 यूनिट को हमने डिस्कस किया, किस प्रकार से किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं।
आप सभी छात्र छात्राएं इस यूनिट के माध्यम से यह जान पा रहे हैं कि हम किस यूनिट में क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किन यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। और हम क्या करेंगे कि अब आने वाली वीडियोस में इन सभी यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए सभी यूनिट के लेक्चर लाएंगे। प्रत्येक यूनिट का एक एक लेक्चर हम लाते जाएंगे और सभी लेक्चर्स में हम सारी यूनिट को हम कवर करेंगे। सारी यूनिट बिल्कुल अच्छे से कवर की जाएंगी, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अच्छे से ध्यान लगाकर इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। ये चूँकि ऑनलाइन क्लास काफ़ी तैयारी काफ़ी कम होती है, चूँकि हम जल्दी से ले रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी इसमें हो सकता है कि आपको कुछ लगा हो कि ये कमी रह गई। आने वाले लेक्चर्स में उन सारी कमियों को हम सुधारेंगे। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को दिया। धन्यवाद।